हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम गिरधर सिंह है और मेरा गांव कापरा हुआ है, जो कि बाड़मेर जिले की चौटन तहसील में है। मैं जो रीट 2018 की वैकेंसी उसमें सेलेक्टेड हूँ और मेरी रीट लेवल 1 में 122 अंक थे। और मेरी वर्तमान जो पोस्टिंग है वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेवरों का तला, जो कि हमारे गांव कापरा में ही है, वहाँ पर है। तो मैं आपके सामने मेरी जो रीट की जो सफलता है या मेरे रीट के जो 122 अंक है वो मैंने किस प्रकार प्राप्त किए थे, उसके बारे में मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले है कि मैं मेरे अनुभव साझा कर रहा हूँ कि मैंने जो रीट की कोचिंग की थी, मैंने जो कोचिंग वो बाड़मेर के सक्सेस पॉइंट से की थी, जिसके निर्देशक युवराज सिंह और मार्गदर्शक श्री गणपत सिंह राजपुरोहित हैं। मैंने कोचिंग है जो मतलब साल 2017 के अगस्त महीने की शुरुआत में ज्वाइन की थी। तो उस टाइम मतलब मेरे पास तैयारी का पूरा समय था। तो अगस्त के फर्स्ट वीक में मैंने कोचिंग शुरू की और नवंबर के लास्ट तक मैंने मतलब कोचिंग में जाता रहा। और मेरी जो कोचिंग में 4 घंटे अध्ययन होता था, उसके अलावा मैं जो रूम पे आकर के 5 से 6 घंटे में और इसके अलावा स्टडी करता था। और जैसे ही विज्ञप्ति अक्टूबर में आई, तो उसके बाद जो मेरी थोड़ी पढ़ाई है वो मैंने और थोड़ी बढ़ा दी इसको। और दिसंबर के बाद में मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया। दिसंबर हाफ के बाद तो मेरे पास 2 महीने पूरे थे। तो उन 2 महीनों में मैंने जो है जो पढ़ाई मतलब पहले जो 6 घंटे होती थी उसको डबल कर दिया, फिर वो 12 घंटे 12 से 13 घंटे हो गई। मतलब जब भी मैं फ्री होता था तब मतलब और कोई काम ही नहीं था, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के सिवा और कोई काम नहीं। तो लास्ट के जो 2 महीने वो मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की। तो इसलिए फिर जो मेरा टारगेट था वो रीट में 130 प्लस अंक का था। लेकिन जो रीट 2018 का पेपर था वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई था। और किसी वजह से टाइम मैनेजमेंट वगैरह कुछ गड़बड़ होने से मेरे जो 122 अंक आए, फिर भी अच्छे हैं, मैं संतुष्ट हूँ उससे। तो मैं अपने अनुभव आपके सामने जो मैंने जो बुक्स है वो कौन सी पढ़ी या किस प्रकार मैंने जो तैयारी की थी वो आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो अभ्यर्थियों का सवाल होता है वो होता है कि क्या कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस बारे में तो अगर आपने पहले रीट की कोचिंग कर रखी है और आप नहीं चाहते कि दोबारा मैं कोचिंग करूँ, सेल्फ स्टडी करूँ, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और फिर दूसरा सवाल होता है कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी में बेस्ट कौन सा है। ये तो आप खुद के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस प्रकार अच्छा लगता है। अगर आपने पहले कोचिंग कर रखी है तो फिर आप सेल्फ स्टडी करो तो अच्छा है, और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी अच्छा है। हालांकि कोचिंग में हमें गाइडेंस मिलता है, गाइडेंस के अलावा तो बस पढ़ना तो हमें खुद ही होता है। तो भले सेल्फ स्टडी में पढ़ो या फिर कोचिंग में पढ़ो। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे कि जो रीट की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी वो पूछता है कि अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो कितनी करनी चाहिए। तो सेल्फ स्टडी का कोई मतलब समय सीमा निश्चित नहीं है, या पढ़ाई है वो घंटों में नहीं की जाती। आप उसको जितना आपको ठीक लगे या आपकी पढ़ने की कैपेसिटी है उतने टाइम तक कर सकते हो उसको दिन में। मतलब आपको पूरे मनोयोग से रीट की तैयारी में जुट जाना चाहिए, तो वो आपके लिए ठीक रहता है। फिर है बुक्स, यानी कि मैंने जो रीट की तैयारी के समय जो बुक्स पढ़ी थी उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात आती है हिंदी की। तो हिंदी के लिए मैंने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हिंदी व्याकरण की किताब है कक्षा 9 से 12 की, वो मैंने पढ़ी थी। तो उससे मतलब लगभग कोई सवाल बाहर नहीं जाता है व्याकरण का सवाल। और शिक्षण विधियों के लिए आप कोई किताब ले सकते हो। मैंने तो सिर्फ जो लक्ष्य की गाइड थी उसमें जो शिक्षण विधियाँ दी हुई थी वही पढ़ी थी। और उसके अलावा और तो लक्ष्य की जो गाइड में जो दिया हुआ था वो पढ़ा था। आप कोई भी गाइड ले सकते हो, लक्ष्य है या फिर फर्स्ट रैंक है या राय है, कोई भी ले सकते हो, लक्ष्य ज़रूरी नहीं है। फिर अगला है संस्कृत के लिए। तो संस्कृत के लिए आपके कक्षा 6 से 8 तक की जो संस्कृत
जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो किताबें चल रही है अपने अभी, वो किताबें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा एक और किताब है मिश्रा पब्लिकेशन की सरल संस्कृत व्याकरण, जो कि ये है, इसको मैंने अच्छे से पढ़ा था। ये किताब ठीक है, आपके रीड के लिए हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा है जो इस किताब के लेखक मनोज कुमार मिश्रा है, फिर है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में मैंने तो मतलब काफ़ी प्रैक्टिस सेट भी बढ़ाए थे इसके, और इसके अलावा फर्स्ट रैंक की जो साइकोलॉजी की बुक आती है वो पढ़ी थी। और वंदना जादौन की जो बुक है प्रभात पब्लिकेशन की, वो भी पढ़ी थी मैंने। तो उसमें अच्छा खासे सवाल है वो बताए हुए, तो ठीक है, पढ़ने की उसकी भाषा सरल है, अच्छा है। और अगर आप और ज़्यादा डीप पढ़ना चाहते हो तो धीर सिंह दाभाई की किताब वो भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा फिर बात आती है पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन में मैंने कक्षा 6 से 8 तक की जो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की जो बुक्स है उनको पढ़ा था, और उनका जो महत्वपूर्ण सार था वो मैंने अलग उसके नोट्स बनाए थे। और जो परीक्षा से कुछ दिन पहले मैंने उसका अध्ययन किया था, जो सार गर्भित नोट्स थे उसका अध्ययन किया था मैंने। और जो लक्ष्य की गाइड में जो मटेरियल दिया था वो सारा मैंने पढ़ा था। इसके बाद बारी आती है गणित की। तो गणित की जो एक बुक है अंकगणित की, RS अग्रवाल की, वो अच्छी है। उसमें काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं और उसकी भाषा भी सरल है, तो आप वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा गणित में कुछ सवाल ट्रिकी सवाल हैं, तो उसके लिए मैंने सुखपाल पब्लिकेशन की कुछ बुक्स पर, जैसे जो पटवारी में काम आती, वो तो जिसके जो टॉपिक रीट में संबंधित है वो मैंने उससे पढ़े थे। तो वो बुक्स भी अच्छी है, ट्रिकी सवाल उसमें अच्छे हैं। और इसके अलावा आपको गाइड है, आप कोई भी गाइड ले सकते हो, वो पढ़ सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। और फिर बात आती है कि क्या आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन करें तो अच्छा है, फ़ायदा है हमारे लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से एक तो हमें टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है, और उसके अलावा हमारा प्रैक्टिस होती है, और हमारे जो ट्यूशन करने के जो बबल सिस्टम भरते हैं ना हम, उसका भी पता चलता है, उलट पुलट नहीं हो रहा है या फिर सीरियल बाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी अभ्यास होता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से जो हमारा मतलब वीक पॉइंट है वो हमें पता चलता है, जैसे ये इस पार्ट से हमारे क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं, तो उसका हम दूसरे दिन या फिर बाद में सुधार कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा एक और है फिर कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मैंने एक मेरी कोचिंग सक्सेस पॉइंट से ज्वाइन की थी, और एक हमारे समाज शत्रुघ्न संघ की जो एक और टेस्ट सीरीज आयोजित थी वो भी मैंने ज्वाइन की थी। तो मैंने मतलब दोनों टेस्ट सीरीज में जाता था, हर संडे को टेस्ट होते थे, तो दोनों का टाइम भी अलग अलग था, तो मैं दोनों मेरे ज्वाइन की हुई थी, तो मेरे को इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। इसके अलावा है एग्ज़ाम से मतलब 1 महीना पहले मैंने मतलब मेरा सारा कोर्स है मैंने 2 बार अच्छे से पढ़ लिया था, और फिर है मैंने वो मॉडल टेस्ट पेपर है वो मिलाने शुरू किए थे। तो मैंने मतलब रीट के एग्ज़ाम तक मैंने मतलब 70 से 80 मॉडल पेपर बढ़ाए थे, तो जिससे मेरे को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। इसमें जो मेरा जो वीक पॉइंट था वो मेरे को पता चला, और मेरा काफ़ी अच्छा उससे इम्प्रूव भी हुआ था। फिर है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स का ऐसे हैं कि मतलब पहली बार तो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, इसमें से कितना हमारे को आता है या फिर क्या नहीं आता है। तो पहले बार तो वो अच्छे से पढ़ना चाहिए, दोबारा जब पढ़े हम देखें कि भाई ये हमें याद नहीं हो रहा है, तो उस समय अपने पास बुक्स नोटबुक्स रखनी चाहिए और नोट्स बनाते जाना चाहिए। संक्षिप्त नोट्स होने चाहिए जो कि आप एग्ज़ाम से 10 दिन या सप्ताह भर पूर्व अच्छे से आप उसका रिवीजन कर सको, ताकि आपको दोबारा फिर वो सारी गाइड या बुक्स वगैरह देखनी ना पड़े। फिर बात आती है कि कोचिंग आप पेपर कैसे करें। तो पेपर से रिलेटेड तो सबसे पहले तो हमारा जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन एग्ज़ाम हॉल में जाने से पूर्व हमारा जो पूरा मन मस्तिष्क या हमारा दिमाग है वो पूरा एकदम एकाग्रचित होना चाहिए, क्योंकि मेन आपके वही काम आता है जो आप एग्ज़ाम हॉल में करते हो, यानी एग्ज़ाम हॉल में आपका दिमाग कैसा चलता है। तो उस हिसाब से आपको अच्छे से अपने माइंड के ऊपर लोड नहीं लेना है, प्रेशर नहीं डालना है, और अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले पेपर करते हो तो उसमें आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग जोन है जो उसको आप पहले हल करो। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी को करो आप, उसके बाद जो आपका है उस हिसाब से करते रहो, और कोई सवाल आपको नहीं आ रहा तो उसको छोड़ो, उसके अगले वाला करो।
क्योंकि अगर आप उसी में अटके रहो तो आप अपने माइंड के ऊपर प्रेशर डालोगे और हो सकता है कि आपको अगले क्वेश्चन आ रहे वो भी आप भूल जाओ। तो फिर आप जो आप पहले आता है उसको पहले करो। और ख़ास करके बबल भरते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हिंदी का पार्ट जो सेकंड पार्ट होता है और हमने क्वेश्चन संख्या 31 करना शुरू कर दिया और जो गोला है हमने देखा नहीं और वो मार्कशीट में 1 नंबर पे भर दिया, तो इस प्रकार से गलतियाँ होती है अभ्यर्थियों से, तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको उसमें बहुत सारा फ़ायदा भी मिलता है और आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी हल करने चाहिए एग्ज़ाम से पूर्व, तो जिससे आपकी तैयारी को और ज़्यादा बल मिलता है। आपको मतलब रीड से संबंधित जो संक्षिप्त सामग्री है उसको ही पढ़ना चाहिए, यानी कि जो मिनिमम मटेरियल होता है उसको मैक्सिमम टाइम उसका रीडिंग करना होता है, जिससे आपके लिए वो ठीक रहता है, फ़ायदेमंद रहता है और आप एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकते हो। यानी कि हमें एग्ज़ाम देने से पूर्व या हम जिस रीड की तैयारी करें तो उससे पूर्व हमारे जो टारगेट है रीड का वो अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैंने 130 प्लस का टारगेट रखा था, तब जाकर के मैं 122 तक पहुंचा। हालांकि पेपर लेवल डिफ़िकल्ट ज़्यादा था और साइकोलॉजी के सवाल तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। मेरे साइकोलॉजी में 30 में से 18 अंक ही आए। हालांकि कई कई बड़े जो कोचिंग सेंटर है उनके जो संचालक है वो भी मतलब उनकी आंसर की थी वो भी धराशायी हो गई थी उससे। तो लास्ट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी की जो आंसर की आई उसमें से जो मिलान हुआ था उनके 20 से 22 सवाल, किसी के 24 सवाल से ज़्यादा सही नहीं हो रहे थे, तो वो लेवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो ये ज़रूरी थोड़ा आप समय समय पर टेस्ट देते हैं तो आपका मनोबल भी बढ़ता है। किसी टेस्ट में आपके नंबर अधिक आते हैं तो आपका हौसला भी बुलंद रहता है और अपना टारगेट बड़ा रखना चाहिए रीड के लिए, भाई मेरे को इतने नंबर लाने हैं, तो आप बिल्कुल सफल होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो ये मैं अपनी सफलता के जो अनुभव है, मेरी रीड की जो सफलता है उसके अनुभव है, मैं मेरे मित्र कन्हैया गोल उनके कहने पर आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो धन्यवाद कन्हैया जी, जिन्होंने मुझे अपने चैनल में स्थान दिया, आमंत्रित किया। और आप सभी अभ्यर्थियों को रीट अब बहुत जल्द होने वाली है, सुन रहे ऐसा सितंबर बता रहा है, लेकिन अक्टूबर या नवंबर तक रीट होने के आसार ज़्यादा हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पूर्ण मनोयोग से लग जाएं रीट की तैयारी में और अच्छे से तैयारी करें। अपना जो सारा जो सोशल मीडिया से एकदम से ध्यान हटा दें, क्योंकि ये सोशल मीडिया मतलब मैंने भी रीट के एग्ज़ाम से पूर्व मतलब 4 महीने तक मैंने मेरा फ़ोन बिल्कुल सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल हट गया था। तो ये व्यवधान है जो आते हैं, तो थोड़ा आप इसका ध्यान रखें। फिर क्योंकि ये भर्ती है, इसके बाद अगली भर्ती आना बहुत बहुत टाइम बाद हो सकता है, 2 से 3 साल लग जाए उसको आने में, और हो सकता है उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाए या भर्ती की प्रोसेस है वो बदल जाए, तो और डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। इसलिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी में जुट जाएँ। सिलेबस वही का वही है रीट का,